ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग लगातार देख रहे हैं बिहार पुलिस का सेट, और बिहार पुलिस का सेट के क्रम में अगले सेट लेकर हम आप लोग के बीच आए हैं। और आज टोटल 100 प्रश्न रहेगा। आप लोग भी तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर। आप लोग भी अपना आंसर दीजिए, मेरा भी आंसर देखिए, और अंत में मिलान करिएगा आपका कितना नंबर आता है, और अपनी तैयारी को जांच करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तब अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर आप पहले देख लें सेट का। और इस क्वेश्चन को हम सीधा आंसर देना चाहेंगे क्योंकि बहुत बार इसका डिस्कशन हो चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का जानकारी नहीं था? तो लोहा का। किसका जानकारी नहीं था? लोहा का। लोहा का जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को नहीं था। कुछ बात हम बता देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन युग का सभ्यता है? तो कांस्य युगीन। याद रखिए, कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को कांसा तक का जानकारी था। कांसा तक का जानकारी यहाँ के लोगों को हो चुका था, और यह सभ्यता कांस्य युगीन हो चुका था। उसके बाद इस समाज, इसका सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक है। ये भी याद रखिएगा, मातृसत्तात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कौन था? लोथल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता। लोथल एकमात्र क्या था? बंदरगाह था। एकमात्र बंदरगाह था कौन? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन था? लोथल। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और आपको कहेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक लगा रहना चाहिए, याद रखिएगा। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक तब कौन हो जाएगा? महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? महावीर। और आप जानते हैं गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन धर्म के? सिख धर्म के। बोलो, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु ये भी थे। सिख धर्म के पहले गुरु, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म का चर्चा हुआ तो एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु, 10वें एवं अंतिम गुरु, जिसका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, गौतम बुद्ध। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्या कहता है? सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से? आज़ाद हिंद फौज, एशियाटिक सोसाइटी, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? गदर पार्टी। आप सभी को पता होना चाहिए 1913 में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना कौन पार्टी का स्थापना किए? तो गदर पार्टी। कौन पार्टी? गदर पार्टी। आप लोग से एक बात पूछ रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट करिएगा सभी लोग। एक क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का स्थापना तो 1913 में हुआ, ठीक है। कौन कौन किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। आप हमको ये बताइए कौन स्थान पे किया था? कौन स्थान पे? कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेके कमेंट करिए कि सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना कौन स्थान पर किया था? इस स्थान का कमेंट करिए क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 3। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। याद रखिएगा, यह रेलवे स्टेशन है लखनऊ में। काकोरी रेलवे स्टेशन कहाँ है? लखनऊ में। इसका मुख्य आरोपी था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। और 10 गो अन भी था, 10 अन भी था, और अन आदमी पर भी केस चला। मुख्य अभिनेता के रूप में कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। 1925 लखनऊ में स्टेशन है काकोरी स्टेशन, और वहीं पर जो अंग्रेजी खजाना को लूटा गया था, ट्रेन में भर के अंग्रेज ला जा रहा था खजाना, और उसी खजाना को लूटा गया था राम प्रसाद बिस्मिल और इसके 10 अन्य सहयोगी द्वारा। 10 अन्य सहयोगी द्वारा लूटा गया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद सबका भी नाम आता, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाहौरी, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी, बहुत सारा नाम आता है, जिसमें मुख्य आरोपी कौन थे? राम प्रसाद
20 तो काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग की घटना कब कहाँ घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 की हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बोले जलियांवाला बाग है कहाँ? तो अमृतसर। अमृतसर। जलियांवाला बाग है कहाँ? तो अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। बोलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। बोलो जलियांवाला बाग जो हो रहा था, कौन कौन 2 नेता गिरफ्तार किया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू, ये 2 नेता जो पंजाब के थे, रौलट एक्ट के तहत क्या हुए थे? गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इसी के विरोध में वहाँ के किसान, वहाँ के जो युवक सब थे, वहाँ के जो लोगों सब थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल आर डायर। कौन दिया था? जनरल आर डायर। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? जनरल आर डायर। और उधम सिंह ने, कौन? उधम सिंह ने, जिसका पूरा परिवार जलियांवाला में मारा गया था। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में किसका हत्या किया? तो जनरल ओ डायर का। किसका क्या था? जनरल ओ डायर का। देखिए गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर, लेकिन 1927 में लकवा से आर डायर का क्या हो गया? मृत्यु। तो जनरल ओ डायर ने उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को क्या किया था? हत्या किया था। लंदन में कब किया था? 1940 में। सभी बात को आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। अगला 6ठा क्वेश्चन देखिए। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को क्या किया था? हराया था। पोर्टोनोवा के युद्ध में सर आयड कूट 1781 ईस्वी। 1781 पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में। और इस युद्ध में हैदर अली को कौन हराया था? हैदर अली को हराया था कौन? सर आयड कूट। कौन हराया था? सर आयड कूट की सेना हराया था। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। अगला 7 देखिए। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बहुत चर्चित क्वेश्चन है। एनी बेसेंट और तिलक। देखिए तिलक का 2 पत्र बहुत बार एग्जाम में आता है, केसरी प्लस मराठा। केसरी और मराठा किसका पत्र है? तो तिलक का। और एनी बेसेंट का बोलिए कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये किसका है? तो एनी बेसेंट का। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसका? एनी बेसेंट का। और केसरी मराठा किसका है? तो तिलक का। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। केसरी मराठा किसका है? तिलक का। याद रखिएगा। होम रूल लीग का आंदोलन। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया था? लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये सब बनाया गया था। और लास्ट जजमेंट जो है यह नहीं बनाया गया था। याद रखिएगा। लास्ट जजमेंट लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया था। अगला, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून का स्थापना 1871 ईस्वी। याद रखिएगा। 1871 ईस्वी में फ्रांस में पेरिस कम्यून का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था 1871 ईस्वी। 1800 कितना हो गया? 71 ईस्वी में पेरिस कम्यून का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। कहाँ पर? तो फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार दीजिएगा, तब लोकतंत्र पर विश्वास रहेगा। और सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं, गलत होगा। सुदृढ़ पंचायती राज, ये भी सही होगा। नागरिकों के ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? ए में। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? आप बताइए। प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ। कितना बार? 1 बार। प्रस्तावना में संशोधन कितना बार हुआ? 1 बार। और उसमें समाजवादी शब्द जो है उस समय नहीं जोड़ा गया था। तो ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द क्या हुआ था? जोड़ा गया था। यह संविधान के बनते समय जोड़ा नहीं गया था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय था, लेकिन समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी शॉर्टकट में डीपीएसपी को बनाता है? तो बोले डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? यह लाया गया था आयरलैंड से। कहाँ से लाया गया था? आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लाया था? तो स्पेन से।
और स्पेन इसको स्वयं बनाया था। किसको? डीपीएसपी को। यह संविधान के भाग 4 में है। भाग कितना में है? 4 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर कहाँ का 36 से 51। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51, जिसमें कुछ कुछ चर्चित क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत से संबंधित। अनुच्छेद 40 किससे है? ग्राम पंचायत से। और इसका 44 है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए हम आपको लिख दिए। अनुच्छेद 4, पिछला बार बिहार पुलिस में इसको हम लोग जिस सेट से पास किए तो उसमें भी दिया गया था यह क्वेश्चन कि मिलान करिए। तो ग्राम पंचायत कौन था? 40 और समान सिविल संहिता कितना? 44। सबसे महत्वपूर्ण है यही। ठीक है, चलिए अगला 12 नंबर हो गया। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4, भाग 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और बता देते हैं आपको हम कि भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 4 में तो हो गया। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। चलिए हो गया क्लियर। इस सबको आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार पहले मूल था, अब उसको बना दिया कानूनी अधिकार। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। देखिए मूल अधिकार को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार आपसे छीन सकती है। कानूनी अधिकार को सरकार हो या कोई अन्य संस्था हो आपसे क्या कर सकती है? छीन सकती है। कौन अधिकार हो? कानूनी अधिकार को। और जो पहले संपत्ति था, मूल था, तो कोई नहीं छीन पाता था, लेकिन 44वां संविधान 1978 के तहत इसको बना दिया कानूनी। पहले था अनुच्छेद कितना? 31 में, अब उठा कर दिया 300 कते में क में। अब संपत्ति का अधिकार आपको कितना नजर आएगा? 300 के क में। कौन अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। डॉट डॉट की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। देखिए उच्चतम न्यायालय से कराया जाता है, राज्यपाल करता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 बहुत भैया क्वेश्चन, इसको भी करता है। महाधिवक्ता को राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता कौन करता है? राज्यपाल। इस बात का चर्चा अनुच्छेद 165 में है। इसका चर्चा अनुच्छेद कितना में है? 165 में है कि महाधिवक्ता ये राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है, जिसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आंसर हो गया इसका क्या? बी। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से उस युगों को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। करा कि उस राज्यों के युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे अधिक ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। अब देखिए बिहार में अगर बात करें, बिहार में कितना है? 40। बिहार में कितना है? 40। आंध्र प्रदेश से कहते हैं 25। राजस्थानों से कितना? 25। तो यह सबसे अधिक संख्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। बिहार से कहते हैं 40, आंध्र प्रदेश से 25, राजस्थान से कितना? 25। यह सबसे अधिक। देखिए गोवा आ गया, गोवा से बहुत कम ही भेजा जाता है, इसलिए याद रखिएगा गोवा इसका आंसर नहीं होता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है, याद रखिएगा। पंचायत अनुच्छेद कितना में है? पंचायत अनुच्छेद, आप ये देखिए पंचायत के बारे में आपसे जब क्वेश्चन पूछे किसके बारे में? पंचायत के बारे में, तो आप याद रखिएगा 343 पंचायत के बारे में। पंचायत आपका 343 में भाषा हो जाएगा। 343 में क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा, पंचायत नहीं होगा। पंचायत आपका 243 हो जाएगा। 243 में क्या होगा? पंचायत। और 343 में क्या हो जाएगा? भाषा। 343 में क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बोलो राजस्थान के कौन जिला था? नागौर। राजस्थान कौन पंचायत? नागौर। इसमें कितने स्तरीय था? 3 स्तरीय। पंचायत कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। आपसे पूछेगा कि बिहार में पंचायत कितने स्तरीय है, तभी क्या मारिएगा? 3 स्तरीय। क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार में पंचायत कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। पिछला वीडियो में डिस्कशन कर दिए थे। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 17। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो 1949 में। 1949 जिस समय देश के जो राष्ट्रपति के रूप में कहा जाता है कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उस समय ही इसको लाया गया था हिंदी को संघ की किस भाषा? राजभाषा के रूप में, 1949 में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलियाँ होता है? तो आप सबको मालूम है 24 को होता है। कितना होता है? 24 को। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो कौन होगा? चंद्रमा हो जाएगा। ये तो आपका खुद ग्रह है, ये खुद ग्रह, ये भी खुद ग्रह है। बोलो शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है।
उपग्रह नहीं है। किसके पास? शुक्र के पास। नेपच्यून बृहस्पति के पास फोबोस जो सबसे बड़ा है, और फोबोस और डिमोस किसके पास है? बृहस्पति के पास। और सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है? बृहस्पति। ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, क्योंकि जानते हैं 8 ग्रह होता है और 8 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। बोलिए क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच रहता है? कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए। देख क्वेश्चन नंबर लिखिए 19 नंबर क्वेश्चन लिखिए और कमेंट करिए। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच रहता है? क्षुद्र ग्रह कौन कौन ग्रह के बीच पाया जाता है? इसको कमेंट करिए आप लोग। क्षुद्र ग्रह कौन कौन ग्रह के बीच पाया जाता है? इसको कमेंट करिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 20। भूमध्य रेखा के समांतर जब काल्पनिक रेखा खींचते हैं, आप सभी जानते हैं कि यह पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा का या क्या कहें? विषुवत रेखा। अब इसके जो बीच समानांतर आप जितना खींचेगा, ये सब है अक्षांश रेखा। कौन रेखा? अक्षांश। और पूरा क्या होता है? समांतर। और एक दूसरे से 111 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। और इसके बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। सब आप जानकारी रखिए, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ये भी जानकारी आप लोग रखिएगा, इसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना नंबर पूछे? एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे थे? 20 पे। और 20 में क्या है कि हाँ, आपको हम बता रहे थे 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर जो 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके समांतर रेखा को अक्षांश कहते हैं। और ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर? 111। और दूसरे समांतर होता है। अब बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। बीच के भाग को क्या कहते हैं? कटिबंध। आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश। क्या हो जाएगा? अक्षांश। चलिए अगला 11 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है। तो कौन नहीं होगा? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक गैस है, पेड़ पौधा और जीव जंतु के लिए। याद रखिएगा कौन? नाइट्रोजन। पृथ्वी कुल क्षेत्र में लगभग कते भाग में जलमंडल है? जलमंडल आंसर मारिएगा कते? 70%। कितना भाग? 70% भाग में क्या है? जलमंडल, या 3/4। 70% मारते या क्या मारते? 3/4 भाग में क्या है? आपका जलमंडल है। चलिए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से गुजरेगा? तो आप नक्शा से फिट करिएगा, इसको नक्शा से देख लीजिए। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कौन राज्य से गुजरेगा? तो यही आपका क्या है? सिक्किम है। और ऐसे गुजारिएगा तो ये आपका राजस्थान राज्य है। कौन राज्य है? राजस्थान। तो सिक्किम से गुजरने वाला राजस्थानों से गुजरता है, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या हरियाणा होगा? तो नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाथुला दर्रा, नाथुला और जयलेपला, हम बार बार आपको पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सभी लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देख ले हैं तो आप लोग सभी लोग देख लीजिए। नाथुला और जयलेपला कहाँ पे है? सिक्किम में। नाथुला और जयलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर में आपका पीर पंजाल है, बनिहाल है, बुर्जिला है। पीर पंजाल और उसके बाद प्लस बनिहाल और बुर्जिल, बनिहाल और कौन? बुर्जिल। इस सब दर्रा आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? अरुणाचल प्रदेश में दीफू, यांगयाप, बोमडिला। दीफू, यांगयाप और बोमडिला, ये सब दर्रा कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू, यांगयाप और बोमडिला। देखिए सिक्किम में 2 गो, नाथुला और जयलेपला। जम्मू कश्मीर में 3 गो है, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला। अरुणाचल प्रदेश में दीफू, यांगयाप, बोमडिला। चलिए अगला हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा बड़ा लाचा प्लस रोहतांग। अच्छा क्वेश्चन है। रोहतांग प्लस सीप किला, ये तीनों दर्रा आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सभी प्रश्न को याद रखिएगा, आपका एग्जाम में यही जाएगा क्वेश्चन। अगला 25 नंबर देखिए। गांधी सागर बांध निम्नलिखित किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का। देखिए यमुना गंगा का सबसे बड़ा सहायक है। कुछ कॉन्सेप्ट लीजिए। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक, गंगा का सबसे बड़ी सहायक कौन हो जाएगा? यमुना। गंगा का सबसे बड़ी सहायक कौन है? यमुना।
और निकलता कहाँ से, तो यमुनोत्री हिमानी से और बंदरपूछ जगह से, जगह का नाम है बंदरपूछ और यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना। इसका अपना खुद का 3 गो इसका सहायक है, चंबल, चंबल, बेतवा, बेतवा और केन। याद रखिएगा ये तीनों किसका सहायक है, यमुना का। केन, बेतवा, चंबल तीनों किसका सहायक, यमुना का। बेतवा पर, केन पर कोई परियोजना नहीं है, याद रखना है। केन नदी पर कोई परियोजना नहीं है। बेतवा पर कौन है, माता टीला, माता टीला। ट्रिक से याद रखिएगा, बेटा किसको प्यारा है, तो माता को। बेटा किसको प्यारा है, माता को। और इसे माता टीला परियोजना। बेतवा कौन परियोजना, माता टीला परियोजना। चंबल पर 3 गो महापुरुष का नाम याद रखना, एक गांधी जी के नाम से है, एक महाराणा प्रताप के नाम से है, महाराणा प्रताप के नाम से है, और एक आपका जवाहरलाल नेहरू के नाम से है, एक आपका जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। गांधी के नाम से चंबल पर, महाराणा प्रताप के नाम से चंबल पर, नेहरू के नाम से चंबल पर। तो आपको क्या देना, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक। यमुना का 3 सहायक, केन, बेतवा, चंबल। केन पर कोई परियोजना नहीं, और बेतवा पे माता टीला, चंबल पे गांधी, महाराणा प्रताप और नेहरू के नाम से 3 गो है। तो आपका क्वेश्चन गांधी जी के नाम पे कौन होगा, चंबल। कौन हो जाएगा, चंबल। भारत का सबसे पुरानी, सबसे पहला भारत का नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर। कौन है, दामोदर। भारत का सबसे पहला कौन है, दामोदर। आप बताइए कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर टाइप करिए 25 कमेंट सेक्शन में, कमेंट नंबर में टाइप करिए 25 और लिखिए भाखरा नांगल परियोजना कौन नदी पर, कौन नदी पर लिखिए, कमेंट करिए। भाखरा नांगल तुरंत करिए कमेंट कि कौन नदी पर, कमेंट करिए आप लोग। 25 का आंसर क्या हो तो गया ए, और आप जो बोले उसको कमेंट करिए। चलिए अगला, भाखरा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, मतलब जो ई परियोजना और उकाई क्रमशः निम्नलिखित में से किस नदी पर है। देखिए आप सभी लोग ध्यान देना, भाखरा नांगल कौन है, भाखरा नांगल ये हो जाएगा सतलज नदी। कौन नदी, सतलज नदी। हीराकुंड महानदी, नागा अर्जुन, कृष्णा और उकाई ताप्ती। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। भाखरा नांगल परियोजना कौन नदी, सतलज नदी। हीराकुंड महानदी। नागा अर्जुन, अर्जुन किसका सारथी था, अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण, उसी हिसाब से कृष्ण। उकाई कौन होगा, ताप्ती। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन हो जाएगा, तो रोडवेज। आप सभी जानते हैं सब ज़्यादा हम लोग कारोबार किससे करते हैं, रोड से करते हैं। तो क्या होगा, रोडवेज। भारत के केंद्र सरकारों ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया, कौन अनाज का, तो मोटे अनाज हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन संभावना नहीं है, इसका मोटे अनाज हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, अब भारतीय जनक कहेगा तो स्वामीनाथन। अगर क्वेश्चन में क्या रहता, भारतीय जनक, अगर क्वेश्चन में रहता भारतीय जनक तो क्या मारते, स्वामीनाथन। अगर डायरेक्ट पूछा हरित क्रांति के जनक तो कौन होगा, नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन 30, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला शहर है, तो अहमदाबाद। और आपको मालूम है 2 दिन पहले यहीं पर क्या हुआ था, विमान जो जा रहा था AI-171 जो क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लंदन जा रहा था, और टोटल 242 को यात्री सवार था, जिसमें 241 क्या हुआ, मृत्यु हो गया। 241 का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, याद रखिएगा। एकमात्र बच्चा जो कूद गया था, और बाकी बात आपका शहर कौन था, अहमदाबाद। गुजरात का शहर कौन था, अहमदाबाद। चलिए सबसे अधिक आबादी वाला कौन है, अहमदाबाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो समान कीमत स्तर से अधिक है, तो यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है, सरकार कीमत सीलिंग क्या करती है, निर्धारित करती है, तो सरकार जब कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो समान कीमत स्तर से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से क्या होगी, कम होगी। आप बताइए कि बाज़ार में किसी चीज़ का कीमत जब क्या होता है, कीमत जब होता है, इसलिए आप समझिए एक तरफ बाज़ार का मैटर। बाज़ार में 2 गो व्यक्ति रहता है, एक रहता उपभोक्ता जो सामान खरीदता है, और एक रहता उत्पादक जो सामान क्या करता है, बेचता है। अगर बताइए उपभोक्ता का काम क्या करना था, मांग। बाज़ार से कोई सामान क्या करेगा, मांग। ये क्या करेगा, पूर्ति। ये क्या करेगा, पूर्ति। और एक बात समझिए, जिस चीज़ का मांग बढ़ेगा ना, उसका दाम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका दाम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जिसका मांग घट जाएगा, उसका दाम भी क्या होगा, घट जाएगा। तो सीधा बात है, मांग मात्रा पूर्ति मात्रा से क्या होगी, कम होगी। मांग मात्रा पूर्ति से क्या होगी, कम होगी।
चलिए अगला, अल्पाधिकार में कते होता है? 2 विक्रेता। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, अल्पाधिकार में कते विक्रेता? 2 विक्रेता होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, 1930 में सीवी रमन ने डॉट डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार, तो आप सभी को मालूम है भौतिक शास्त्र में मिला था। क्या मिला था? भौतिक शास्त्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है कौन? आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बादलों के पार। क्या हो जाएगा? बादलों के पार। इंसान है क्या वह दूषित है, प्रकाश और परछाई है, और बादलों के पार नहीं है। किसका? विष्णु प्रभाकर। किसका? विष्णु प्रभाकर। किसका? विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर का कौन इसमें से नहीं होगा। चलिए अब इसका आंसर देखिए अगला का, 34 के बाद 35 नंबर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। याद रखिएगा, कई नवंबर को? 26 नवंबर को। और पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। अगला, उड़ीसा में प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन है? उड़ीसा में प्राचीन एक लोक नृत्य कौन है? तो उसका नाम है घूमर। क्या नाम है? घूमर। घुमरा। क्या नाम है? घुमरा। याद रखिए, कहाँ के लोक नृत्य है? उड़ीसा के। घुमरा कहाँ के होंगे? उड़ीसा के। अगला, फूलों के संवर्धन के विज्ञान, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फल वाला क्या होगा? पोमोलॉजी। फल वाला क्या होगा? पोमोलॉजी। फल वाला क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। याद रखिएगा, फलों का अध्ययन। कोशिकीय, चलिए क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय पूर्ण सततता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? उसका नाम था हेबरलैंड। क्या नाम था? हेबरलैंड। क्या नाम था? हेबरलैंड नाम था, याद रखिएगा। कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा कौन दिया था? हेबरलैंड दिया था। अगला, दांतों के उचित निर्माण के लिए अगर आवश्यक होगा तो कौन होगा? लोहा होगा। यहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम। क्या हो जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम ना तो क्या हो जाएगा? लोहा। याद रखिएगा, दांतों के उचित निर्माण के लिए कौन जरूरी है? लोहा हो जाएगा। अगला नंबर 40 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में पीत रस कहाँ बनता है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय में। पीत रस बनता कहाँ है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पीत रस बनता कहाँ है? यकृत में। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगर पित्ताशय में जो पथरी हो जाता है, पथरी वो किसके कारण? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये भी याद रखिएगा। पित्ताशय में जो पथरी होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तो ऐसे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलो अगला 41 नंबर, मानव रक्त का पीएच मान 7 कितना होता है? 4। मानव रक्त का पीएच मान 7 कितना होता है? 4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हड्डी एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का, और कैसा आता? ठोस। लेकिन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है तो सुनिएगा। एग्जाम में आपका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक। यही क्वेश्चन बड़ बार आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त कौन ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त कौन ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। याद रखिएगा। हड्डी क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिया था। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन सब है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोज किया था पेंसिलिन का। किसका किया था? पेंसिलिन का। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कहते सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। यहाँ पे बेंजामिन होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका किया था? पेंसिलिन का खोज। याद रखिएगा। चलिए कितना नंबर? 44, पराबैंगनी किरण से हानिकारक दुष्प्रभाव से मुख्य रूप से डॉट होता है, तो कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर। आप सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल का एक मंडल है समताप मंडल। वायुमंडल का एक मंडल है कौन मंडल? समताप मंडल। और समताप मंडल में पाया जाता है कौन परत? ओजोन परत। कौन परत? ओजोन परत। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। अच्छा से इसको सुन लीजिए एक बार तो आपका क्लियर हो जाएगा। समताप मंडल में कौन परत? ओजोन परत। अच्छा से इसको लिख देते हैं, शांत रहिए सभी लोग, लिखते रहिए। ओजोन परत। समताप मंडल में पाया जाता है कौन परत? ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। और यही ओजोन परत सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है। सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है। और हम लोग कैंसर से क्या होता है? बचाता है। नहीं तो त्वचा कैंसर हो जाता है। कौन कैंसर? त्वचा। एक बात और, ओजोन परत की मोटाई को क्या चीज़ मापते हैं?
ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन, क्या चीज़ से? डॉप्सन से। ओजोन परत की मोटाई क्या चीज़ मापते हैं? डॉप्सन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। चलिए 45 नंबर, बरायोफाइटा पादप सामान्यतः पाया जाता है तो नम और छायादार आवासम। याद रखिएगा, नम और नमी वाला और छायादार वाला। यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिएगा, बिना धूप वाला में पाया जाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला 46, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सुक्रोज तो है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज भी है, तो ये क्या है? तो प्रोटीन है। ये आपका क्या है? प्रोटीन है। तो ये आपका प्रोटीन है। कौन? ग्लाइसिन। कौन है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका क्या है? तो प्रोटीन है। ग्लाइसिन क्या है जी? प्रोटीन है। तो या ना सुक्रोज भी है, फ्रुक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है। तुरंत ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा के लिए आप क्या लेना चाहेंगे? तो ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या लेना चाहेंगे? ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्या है? प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा के होने से होता है? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने से होता है हरितगृह प्रभाव। कौन? हरितगृह प्रभाव। याद रखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं। एम्पियर किसका इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का? तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का? टेस्ला। प्रतिरोध का? ओम। प्रतिरोध का? ओम। और विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई रूट में L बटा जी। रट जाइए सीधा, ये आवर्तकाल का सूत्र है। T बराबर क्या होता है? 2 पाई रूट में L बटा जी। T 2 पाई रूट में L बटा जी, 2 पाई रूट में L बटा जी। याद रखिएगा, किसका है? आवर्तकाल का। लंबाई के समानुपाती और जी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई के समानुपाती और जी के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन, एक लड़का द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक क्या हो गया? उठाए जाने से लड़का द्वारा क्या कार्य? सीधा उठाया तो 9.8 जूल। कहते होगा 9.8 जूल हो जाएगा, क्योंकि जितना जी है उतना ही, जितना जी है क्या होगा? उतना ही होगा। 9 कहते होगा 8 जूल हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिक ऊर्जा का बल नियतांक क्या है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए। अगला, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सा होगा? तो स्टील। कौन हो जाएगा? स्टील। बोले यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। कौन चुंबक? अस्थायी चुंबक के लिए। अस्थायी चुंबक के लिए क्या होगा? स्टील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 53, किस कारण से वर्षा की बूंद गोलीय आकार में होता है? ऐसे तो होता है पृष्ठतनों के कारण। इसमें होगा, देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? सी। किसके कारण होता है? पृष्ठतनों के कारण। वर्षा का बूंद गोलाकार होना किसके कारण? पृष्ठतनों के कारण। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन, उष्मा को बढ़ाने से ताप भी बढ़ेगा। अरे उष्मा बढ़ेगा तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है, आप किसी को गर्म करिएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़वे करेगा। सही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन 55, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ केवल अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से ऐसे वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्लस काल्पनिक। अगर केवल काल्पनिक बनाना हो तो 2 दर्पण है, एक है समतल, समतल और क्या है? उत्तल। समतल और उत्तल। बोलो, गाड़ी के साइड मिरर में, ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, गाड़ी के कौन मिरर? साइड मिरर। साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों किससे? अवतल से। तो यहाँ पूछा वास्तविक, तो केवल वास्तविक किससे? अवतल से। वास्तविक किससे होगा? अवतल दर्पण से। चलिए अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आप जनरेटर चला दीजिए। जनरेटर को चलाते हैं तो घूमता है। जनरेटर क्या होता है? घूमता है। तो घूमता है तो कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। घूमता है तो कौन ऊर्जा? घूमता है तो घूमता है तो आप जानते हैं जनरेटर घूमकर तो घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा। और यह यांत्रिक को किसमें बदलता है? विद्युत में। यांत्रिक किसमें बदलता है? विद्युत में। तो अगर आप विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सी? जनरेटर। आमीटर इसका उल्टा होगा, विद्युत को यांत्रिक में। मोटर क्या हो जाएगा? मोटर। मोटर हो जाएगा विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आमीटर धारा मापता है। क्या मापता है? धारा। धारा को क्या करता है? मापता है। धारा को कौन मापता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर। धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। धारा की उपस्थिति, धारा की उपस्थिति का पता। बोलो, धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर। चलिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध और दुग्ध उत्पादनों के परीक्षण के प्रयोग किया था? सब जानता है, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? पाश्चुरीकरण अत्यधिक निम्न ताप और उच्च ताप। निम्न ताप और उच्च ताप, बहुत उच्च बहुत निम्न। मतलब एक बैगे ठंड गर्म करना, तुरंत ठंडा कर देना।
एक बैग गर्म करना, तुरंत ठंडा कर देना, उसको क्या कहते हैं पाश्चुरीकरण। आप देखते हैं बाज़ार में सुधा का दूध जो मिलता है वो पाश्चुराइज रहता है, वो तो उस पर लिखा रहेगा पाश्चुराइज मिल्क, देखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। चलिए अगला कितना 58। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। अगर कहा जाता है आर्द्रता, अगर कभी क्वेश्चन करता है आर्द्रता, आर्द्रता मापने के लिए तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता के लिए क्या होता है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता के लिए क्या होता है? हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा। हवा का वेग, हवा का वेग, बोले हवा का वेग मापने के लिए क्या? एनीमोमीटर। हवा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 58। 58 नंबर क्या कहता है, फिर से देखिए एक बार। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जानते हैं हाइड्रोमीटर। क्या होता है? हाइड्रोमीटर। और अगला पहला देखिए एनीमोमीटर, हवा की गति। हवा की गति, हवा की गति के लिए क्या? एनीमोमीटर। अगर आता है आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता, तो क्या लगाते हैं? हाइग्रोमीटर। देखिए यहाँ पर है द्रव का घनत्व हाइड्रो, आर्द्रता रहता तो आर्द्रता में क्या होता है? हाइग्रो। हवा की गति एनीमोमीटर, हवा की गति एनीमोमीटर। चलिए अगला देखो। और दाब मापने के लिए बैरोमीटर। दाब मापने के लिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए, मतलब ये मान लीजिए परमाणु है तो नाभिक में रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर। ये भी क्वेश्चन आता है नाभिक में कौन कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर। तो आप इसको याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है बिना ऊर्जा खोए लगाता है। ये बात सबसे पहले कौन वैज्ञानिक बताया था? बोहर। कौन बताया था? बोहर बताया था। इसको याद रखिएगा, कौन बताया था? बोहर। अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है? कौन होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। चर्चित क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कौन है? हास्य गैस है, लाफिंग गैस जिसको कहते हैं। अब देखो 61 नंबर। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 और ZnO, दोनों याद रखिए आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिए। इसमें क्यों दिया था Al2O3, हम लिख दे ZnO। Al2 और O3 जो है ये दोनों आपका अम्लीय भी गुण दिखाता है और क्षारीय का भी गुण दिखाता है। इसको कहते हैं द्वि उभयधर्मी। क्या कहते हैं? उभयधर्मी। इसको क्या कहता है? उभयधर्मी। किसको किसको? Al2O3 और ZnO। आंसर क्या होगा? उभयधर्मी हो जाएगा, याद रखिएगा। किसको? ZnO, Al2O3। अगला है KMnO फॉर मैग्नीज का ऑक्सीजन कितना है? तो जिसका पूछता है उसको X मान लीजिए। पोटेशियम का 1 होता है, क्योंकि जो पहला ग्रुप होता है हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, ये सब जो सोडियम सब है उसका कितना होता है? 1। इसको मान लेते हैं X। ऑक्सीजन का -2 होता है तो +4 × -2, ये KMnO4 है ना, तो KMnO4। तो मैग्नीज को कितना मान लिए? X, इसका पूछ रहा है। तो पोटेशियम कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का -2 तो 4 × -2 बराबर कितना कर देंगे? 0। अब बताओ 1 + X प्लस माइनस 4 गुना करते 8 बराबर 0। तो 1 में से 8 गया तो -7, उस साइड गया -7 तो क्या? +7। तो X का मान क्या हो गया? 7। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी, याद रखिएगा। चलिए अगला। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने वाला सोडा। इसका सूत्र पूछेगा तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। ये आपका क्या है? धोने वाला सोडा। एक होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। इसका भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है खाने वाला सोडा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कितना? 64। कहता है कि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या है? अधिक है। प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या है? अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या होता है? अधिक, इसलिए रबर स्टील से क्या होता है? अधिक लचीला होता है। इस बार भी याद रखिएगा। फिर अगला 65। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? इसको याद रख लीजिए, टोलेन अभिकर्मक। कौन है? टोलेन अभिकर्मक। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? टोलेन अभिकर्मक। अगला C60।
C60 एक अणु है जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। 12 पंचभुज और 20 षटभुज, 12 पंचभुज और 20 षटभुज हो जाएगा C60 में, याद रखिएगा। अगला, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह चुनिए। बूढ़ा तो नहीं होगा, हाँ। लड़का, सभी लड़का श्रेणी का बोध कराएगा। नागरिक, सभी नागरिक। कार, सब कार का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पर बुढ़ापा के कारण नहीं होगा, यहाँ बूढ़ा के कारण नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, बूढ़ा के कारण नहीं कह सकते हैं। गोदावरी एक पर्सनल नदी का नाम लिख दिया, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। यहाँ पे जाति मतलब नदी हो गया, तो गोदावरी आ ही क्या था ना, इसके कारण नहीं। यहाँ पे बुढ़ापा का कारण नहीं। यहाँ पर देखिए, दिल्ली कहिए दिया, शहर कहा तो दिल्ली आ ही न गया, तो दिल्ली क्या हो गया? पर्सनली व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? बी। चर्चा शब्द में बना विशेषण। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होता है? चर्चित। क्या होता है? चर्चित। चर्चा से, जो चर्चा में रहता है उसको क्या कहते हैं? चर्चित। वही विशेषता बताता है। अब देखो इसमें, कल निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनेगी। तो परिणाम की बात किया, इसमें परिणाम की बात किया है कि आपका जितना खाएगा उतना ताकतवर होगा। इसमें क्या होगा? परिणामवाचक बात हो जाएगा, ठीक है। अगला, नीलकंठ सबका चर्चित क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में कौन होता है? बहुब्रीहि समास होता है। एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छा से इसको। नीलकंठ में कौन समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, वर्षीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। वर्षीकृत लिखा है कि वर्षीकृत ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय, सैलानी, तो इसका क्या हो जाएगा? मंत्रमुग्ध। क्या हो जाएगा? मंत्रमुग्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, खोटा शब्द का विलोप। देखिए, खोटा मतलब होता है घटिया, घटिया या खराब, मतलब खोट है, मतलब घटिया या खराब है। और खरा मतलब होता है अच्छा, तो खोटा का क्या हो जाएगा? खरा। उल्टा क्या होगा? खरा हो जाएगा। चलिए अगला, बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का क्या होना? चांद होना। ईद का क्या होना? चांद होना, मतलब क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखना। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? किस प्रकार का निबंध है? उसको कहते हैं समीक्षात्मक। क्या कहते हैं? समीक्षात्मक, यानी कविता को परख कर रहा है तो क्या होगा? समीक्षात्मक। अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? उसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्वेश्चन भी आपको आएगा तो याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन युग का है? तो छायावादी युग का है। अगला 76 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, कुछ देर पहले चर्चा के अनुच्छेद का 343। 343 हिंदी को क्या बनाया? राजभाषा। हिंदी को क्या घोषित किया है? राजभाषा, 343 में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा। सी हैड अ हेड बट ही हैज़ गोट डॉट डॉट एपेंडिसाइटिस। इसमें आपका क्या भराएगा? तो इसमें कोई आर्टिकल्स का बात नहीं होगा, नहीं ए होगा, नहीं एन होगा, नहीं द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन आई हैव लॉस्ट ऑन माई ग्लोव्स, आई डॉट डॉट ड्रॉप इट सम हेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? मस्ट हैव। क्या हो जाएगा? आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इज समवेयर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन ही इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई वॉच ऑल दिस बुक डॉट डॉट ओनली 700 रुपीज़। तो यह होगा 4। क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। चलिए अगला, झील्स का सिनोम्स। झील्स का सिनोम्स पूछ रहा है तो क्या होगा? इंथुजियम्स। क्या होगा? इंथुजियम्स हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन अपोजिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए, एमिकेबल क्या लिखा है? एमिकेबल। एमिकेबल का क्या होगा? तो इसका नाम हॉस्टाइल्स। क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स मीनिंग द एडियम्स या फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड। डू नॉट एड फ्यूल टू द फायर। डू नॉट एड फ्यूल टू द क्या होगा? फायर। यहाँ होगा क्या? एग्रीवेट ट्रबल। क्या होगा? एग्रीवेट ट्रबल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करिए फिगर को स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मिल्टन शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। इसका क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रोफ। क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रोफ। चलिए अगला देखिए 86 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इधर मीना या सुनीता विल कलेक्ट डॉट डॉट हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। तो इसका क्या हो जाएगा? हर। क्या हो जाएगा? हर। दोनों व्यक्ति है तो और लगा है तो क्या हो जाएगा? हर। चलिए अगला,
फाइंड द करेक्टली स्प्लिट लोअर, मतलब इसमें से कौन सा वर्ड क्या है करेक्टली है, तो नॉर्मल सी कौन है, नॉर्मल सी क्या है करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एनो। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए पहले, उसके बाद देखिए इसका क्या हो जाएगा बोध और, क्या हो जाएगा बोध और। अब देखो सवाल है, सवाल को बनाते हैं, आराम से देखते रहिएगा सभी लोग। देखिए कह रहा है प्लस का मतलब भागा समझिए, माइनस का मतलब गुना समझिए। भागा का मतलब प्लस है और गुना का मतलब क्या है माइनस। तो 48 प्लस का मतलब क्या समझना है भागा, 12 ये भागे है, और भागा का मतलब क्या समझना है प्लस 15, गुना का मतलब -2 और माइनस का मतलब गुना 5। चलिए आसान हो जाएगा, पहले भागा काम करें बदमाश पर 12 चौके 48 प्लस 15 माइनस 2 पंच कितना हो जाएगा 10। अब जोड़ लीजिए पहले, 15 4 कितना हो गया 19, 19 में से 10 गया तो कितना बचा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना 88, 88 नंबर देखिए, चलिए 5 दूना 10 और 10 तिया 30, 6 दूना 12 और 12 तिया 36, मतलब यहाँ क्या रखेंगे दूना हो जाए, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 89, 89 में आपका सेलोलिज्म का क्वेश्चन है, सभी कार्टून एनिमेशन है, सभी कार्टून, आपका ये कार्टून जो है इस सब कार्टून क्या है एनिमेशन है, एनिमेशन है, और कुछ एनिमेशन क्या है चित्र है। तो इसका निष्कर्ष देखना है, सही करना है गलत कर रहा है। कुछ कार्टून चित्र है, कार्टून का चित्र से कोई लेना नहीं है, कुछ चित्र कार्टून है, चित्र का कार्टून से कोई लेना नहीं है, मतलब न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 क्या है अनुसरण करता है। इसका क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला 90 नंबर देखिए, राजस्थान भारत एशिया। रे तो राजस्थान जो है वो भारत का राज्य है अंदर में है, और भारत किसके अंदर में है एशिया के अंदर में। इसका क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा बी। चलिए 91 नंबर देखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब चलता है, मान लीजिए पॉइंट है, और पॉइंट से 5 किलोमीटर कहाँ चला पूरब, ठीक है। अब क्या कहता है फिर वह दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या कौन होता है, यह उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यही हुआ। तो यहाँ के बाद अब सीधा यहाँ दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर पश्चिम, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम कौन होगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन होता है देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण। तो फिर अब यहाँ से इधर फिर उत्तर पश्चिम में कितना चलता है 5 चलता है, उत्तर पश्चिम में कितना चला 5। अब बिंदु जहाँ इसने आरंभ किया वह कहाँ है, तो बोलो अब यहाँ से ऐसे चला तो यहीं 5 होगा, तो यहाँ सभी किधर है पश्चिम दिशा में, कौन दिशा में पश्चिम दिशा में, याद रखिएगा। 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड और कौन है थर्ड, 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या, तीसरा संख्या को मान लीजिए 100, 20% और 50% अधिक है, ये 100 तो 20% अधिक 120 हो गया, ये 50% अधिक 100 कते हो गया 50। तो उन 2 संख्या का अनुपात 120 बटा कते करा 150, 0 0 कट गया, 4 तिया 12 5 तिया 15, तो 4 अनुपात कते हो जाएगा 5। मतलब क्या किए, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या के बारे में कहा, तीसरा से, तो 100 से 20%, 100 का 20% 20, 100 का 20% 20, अब 20 अधिक तो 120, अभी 50% अधिक तो 150% 50, अब 50 अधिक तो 150, अभी दोनों का हमसे अनुपात पूछा, 4 अनुपात कितने हो गया 5। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से कितने % लाया, 32% अंक लाया, और वह भाषा में 200 अंक लाने वाले प्रश्न पत्रों में कितना अंक अर्जित करेगा, ताकि उन्हें कुल मिलाकर कितने होगा 46%। समझिएगा। अब बताओ उसने विज्ञान में कितने मार्क लाया, तो 300 का 32%, 32% मतलब 32 बटा 100, 2 0 2 0 कट गया, 3 दूना 6 और 3 तिया कते 9, यानी मार्क कते लाया 96। मतलब विज्ञान में लाया 96, कते में 300 में, कते में 300 में। अब कह रहा है कि वह 200 अंक वाला एक और विषय है, उसमें से कते लाएगा कि कुल मिलाकर कते होगा 46%, मतलब 300 और 200 कते हो जाएगा टोटल 500, यानी 500 में ओकरा कते % अंक है 46, तो 500 का 46% हुआ कते, पहले वही निकाल लीजिए कि जिससे टोटल उसको आ जाए। तो 1 0 0 कट गया, 6 5 30 को 0 हासिल 3,
5 चौका 20 और 20 3 23, यानी टोटल नंबर उसको कते लाना पड़ेगा, कते में 230, मतलब 500 में 230 लाना पड़ेगा। और ला कते लिया है 96, तो अब उसको कते लाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए और लाना पड़ेगा कितना, तो 10 में से 6 गया कते 4, और यहाँ पे कते बचा 2, 12 में से 2 गया कते 9 3, अच्छा 9 3 12, यहाँ पे कते 1, तो 134 कते हुआ 134, मतलब क्या 230 में से 96 घटाए तो कितना आ गया 134, मतलब कि अब उसको 134 नंबर कते में लाना पड़ेगा 200 में, तो 134 नंबर, तो 134 बटा कते 200 और प्रतिशत खातिर 100, बोलिए 2 0 क्या हुआ, कट गया, और 2 कान से कितना बार में कटा, 6 दूना 12, 1 5 67, कितना परसेंट 67%, इसका आंसर कितना हो जाएगा 67% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर। एक 75 मीटर लंबाई वाला रेलवे लाइन को पार करने में लाइन के पास के पेड़ को पार करने में 20 सेकंड लेती है। तो देखिए पेड़ को पार करेगा, आदमी को पार करेगा, खंभा को पार करेगा, तो ट्रेन अपने लंबाई पार करता है। तो कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा सेकेंड, तो दूरी कहते हैं 75 और सेकेंड का समय कहते हैं 20। अगर बदलना है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 बटा 5 से क्या करें गुना कर दीजिए, बोले 5 कान से कितना बार में कटेगा 15 पंचे 75, और ये कितना, अगर बात करें हम तो 5 कान से 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 4 कान से क्या बार में कटेगा 4 चौका 16 और 2 पर 0 20, 4 5 20, अब गुना करिए 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, और 1 अंक के बाद दशमलव 13 कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 13.5 किलोमीटर क्या हो गया प्रति घंटा। अगला ए और बी जब दोनों मिलता है, ए और बी जब दोनों मिलता है तो कितना दिन में कार्य पूरा, 4 दिन में, कितने भाग, 1/4, दिन और भाग क्या होता है उल्टा, क्योंकि हम दिन को जोड़ घटाव नहीं कर सकते, भागे कर सकते हैं। अगर कहता है यदि अकेला उसे, मतलब क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन अकेला कर रहा है, कौन अकेला कर रहा है, हाँ ए अकेला, क्वेश्चन में क्या कहा ए, कि यदि ए अकेला उसे 12 दिनों में करता है, तो ए मान लो कते दिन में 12 दिन में, तो कते भाग 1/12 भाग। तो अब बताइए बी कितने दिन में करेगा, तो घटा दीजिए टोटल में से एक का काम, तो 1/4 में से 1/12 जब हम घटा देंगे लघुत्तम कते 12, 4 तिया 12 और 12 1 12, तो 3 में से 1 गया कते 2/12 यानी 6, तो 1 कते भाग 6 भाग, और दिन कहते तो 6 दिन, क्योंकि भाग और दिन क्या होता है उल्टा, तो आंसर क्या होगा 6 दिन हो जाएगा। चलिए कितना नंबर 96 नंबर। 30 विद्यार्थियों का औसत उम्र कहते हैं 9, यदि उनके शिक्षक भी उसमें क्या हो गया शामिल, तो औसत 10 वर्ष क्या होता है बढ़ जाता है, 10 वर्ष क्या होता है बढ़ जाता है। शिक्षक की उम्र वर्षों में कितना है, तो बताओ जब 30 है, कितना है 30, तो जब 30 वर्ष है तो टोटल 30 विद्यार्थी है। देखिए इसको अच्छा से समझिए, क्वेश्चन बार बार आपको परेशान करेगा नहीं। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा कुल, योग बट्टा क्या कुल, तो आप योग बराबर क्या कहिएगा, मतलब सबका योग निकालना, तो औसत गुने कुल, संख्या में औसत गुने क्या कुल। अब बताओ कि हम चाहते हैं 300 विद्यार्थी का उम्र का योग निकले, तो कैसे निकलेगा, औसत में कुल से गुना करेंगे, तो योग निकालिए 30 का, 30 गुने औसत है और 30 कुल है, औसत कहते हैं 9, तो 9 तिया 200 कहते हैं 70, 270 वर्ष हो गया सबका योग। लेकिन जब कहता है एक आदमी बढ़ गया, तो एक आदमी बढ़ गया 30 से कहते 31, और इसका उम्र हो गया 10, तो 31 जने कहते 310, तो ये जो 310 हो गया एक ही आदमी के चलते, किसके चलते, शिक्षक का, तो कते अंतर दिख रहा है, तो 310 में से 270 गया कहते 40 वर्ष का, कते वर्ष का 40 वर्ष का अंतर दिख रहा है, तो आंसर इसका कते हो जाएगा 40 वर्ष। चलिए अगला 97 नंबर। अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ था, 1759 में, 1759 में हुआ था अली गौहर का बिहार अभियान शुरू। अगला, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम चंपारण, और उसका नाम है वाल्मीकि, क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। अहमदाबाद जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा।
अहमदनगर का है, सॉरी मिस्टेक हो गया, अहमदनगर। जिले का नाम किसके नाम पे? योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य की जिला है? तो महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा किसका? महाराष्ट्र का। चलिए अंतिम प्रश्न, जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑपरेशन स्माइल के तहत 8500 से अधिक बच्चों को बचाया गया? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो दोस्तों अभी हम लोग 100 प्रश्न किए, फिर अगले दिन लेकर आएंगे 100 प्रश्न। तो आप लोग डेली 100 प्रश्न देखिए, एग्ज़ाम तक में कम से कम 2000 प्रश्नों का हम लोग संग्रह देखेंगे और डिस्कशन के माध्यम से 100 प्रश्न में नहीं कम से कम तो 300 प्रश्न होता है। इसलिए सभी डिस्कशन को अच्छा से देखते रहिए और बेहतर तैयारी करते रहिए और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, जो इस बार आपका सपना क्या हो, साकार हो। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।